तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कुछ दिनों से बारिश हो रही है। खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो कल रात भी बहुत अच्छी बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई है। लेकिन ये बारिश अपने साथ क्या लेकर आ रही है? बीमारियों का खतरा। बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने, बीमारियां बढ़ सकती हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन बीमारियों से बचाने वाले डॉक्टर ही अगर हड़ताल पर चले जाएं तो लोग क्या करें? राजस्थान में ऐसे ही डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं? कौन डॉक्टर्स हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं? देर रात उन्होंने कैंडल मार्च निकाली, क्यों निकाली? आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट, देखिए जरा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी अस्पतालों के डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च की ये तस्वीरें जयपुर की हैं। डॉक्टरों ने अपने राइट्स के लिए विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और हर हाल में बिल वापस लेने की मांग की। क्लियर है, जब तक ये राइट टू हेल्थ एक्ट वापस नहीं लिया जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। राइट टू हेल्थ जनता का राइट है, वो जो सरकार को प्रोवाइड करना है। सरकार अपने दायित्व से भाग रही। जिनसे सेवाएं लेना चाह रहे हैं आप उन्हीं का गला दबा के आप उनसे सेवाएं लेंगे। आप किसी के गन पे, आप किसी के माथे पे गन रख दीजिए और आप कहिए कि आपसे ये काम करना है। डॉक्टरी पैसा ऐसा है जिसमें दिमाग, शरीर सब कुछ काम करता है। पूरे राज्य के करीब 2000 डॉक्टर जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर सीएम गहलोत से मीटिंग के लिए अड़े हुए हैं। आज भी डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। राइट टू हेल्थ बिल भी आए, टकराव भी खत्म हो, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी टीम की जिम्मेदारी है। डॉक्टर से बात करके हम समस्या का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों से वार्ता की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि राइट टू हेल्थ बिल किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अगर जल्द विवाद का हल नहीं हुआ तो राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। गहलोत सरकार का दरअसल राइट टू हेल्थ बिल का ये विरोध कर रहे हैं और यहाँ मरीजों को काफी परेशानी आ रही है प्रीति, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हम बात नागौर की कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर गनीमत ये रही कि एक शख्स सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा, लेकिन समय रहते उसको इलाज मिल गया और उसकी जान बच गई। दरअसल हुआ क्या था, इस शख्स की नाक काट दी गई, वो भी धारदार हथियार से। किसने काटी नाक, क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए आप। राजस्थान के नागौर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स की नाक धारदार हथियार से काट दी गई। नाक काटने का वीडियो भी बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वारदात गोगल थाना इलाके की है। आरोप है कि हमीद खान एक लड़की को घर से भगाकर ले गया था। लड़की के परिवार ने दोनों को तलाश किया और फिर हमीद खान को पकड़ लिया गया। रात के अंधेरे में तेज धार हथियार से हमीद की नाक काटी और फिर बेहोशी की हालत में उसे पर्वतसर इलाके में फेंककर फरार हो गए। सुबह सुबह युवक को होश आया तो वो खुद ही अस्पताल पहुंचा। हेल्थ सेंटर से हमीद को अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। मैंने घर पे हमला हुआ था जहाँ मैं रह रहा हूँ, और वहाँ से मुझे उठा के लाया था, मुझे और मेरी बीवी को। फिर मारोट में ये सारा काम हुआ मेरा। शख्स की नाक कटने की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। तेजी से कार्रवाई करते हुए शख्स की नाक काटने के आरोप में लड़की के 4 भाइयों और पिता को अरेस्ट कर लिया गया। हमने वीडियो को ट्रेस करते हुए उस संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि हमीद खान को 18 मार्च को ही उसकी प्रेमिका के साथ प्रेमिका के परिजनों ने किडनैप कर लिया था और बाद में वारदात को अंजाम दिया। तो देखिए किस तरीके से अजमेर और नागौर पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। जी हाँ, पुलिस काफी तेजी से यहाँ पर काम की प्रीति, लेकिन रायपुर में भी इसी तरीके से एक वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद पुलिस की तेजी जो है देखने को मिली है। यहाँ 4 युवक बताया जा रहा है कि स्टंट कर रहे थे और उन्होंने वीडियो बनाया। वो वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने तेजी से हरकत में आते हुए कुछ ही घंटों में बताया जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ा। न सिर्फ उनका चालान काटा गया है, उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी भी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। स्कूटी पर स्टंट करना भारी पड़ गया 4 युवकों का स्कूटी पर स्टंट करने का वीडियो वायरल करना। इस तस्वीर को देखिए। वीडियो बेहद छोटा है, लेकिन वीडियो में जो हरकत की जा रही है वो अच्छों के होश उड़ाने वाली है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी पर 3 लोग बैठे हैं। इन तीनों युवकों ने चौथे युवक को स्कूटी पर बाहर की तरफ लटकाकर हाथों से पकड़ रखा है और स्कूटी पूरी रफ्तार में फर्राटा भर रही है। दूसरी स्कूटी पर बैठकर इस स्टंट का वीडियो बनाया जा रहा है।
यह स्टंट पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंदर का है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, रायपुर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने स्कूटी की नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाया और स्टंट करने वाले युवकों तक जा पहुंची। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ स्कूटी को जब्त कर लिया बल्कि लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही स्टंट करने वालों पर कड़ा एक्शन भी लिया गया। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 लड़के गाड़ी में बैठे हैं, एक लड़के को साइड में पकड़ के रखे हैं वो लोग, और ये खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इन लड़कों को चारों को हमने पकड़ लिया है और इनके खिलाफ मोटर व्हीकल की अलग अलग धाराओं पे कार्रवाई करके इनका चालान तैयार किए हैं और कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे इनको। चारों युवकों का करीब 7,000 रुपए का चालान किया गया है और अब इन स्टंटबाजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखा प्रीति किस तरीके से यूनिवर्सिटी के भीतर ये 4 स्टूडेंट जो है स्टंट करते नजर आ रहे थे, और अगर थोड़ा सा हाथ छूट जाता ना, चौथा युवक जो है वो सड़क पर गिरता। ठीक किया पुलिस ने कि तुरंत ही एक्शन लिया और अच्छा सबक इन स्टूडेंट्स को सिखाया। आपने क्योंकि एक्शन की बात की तो आपको बता दें कि आगरा में पुरातत्व विभाग का एक्शन देखने लायक था। दरअसल गुजरात के कच्छ से एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ को आगरा लेके आया था ताजमहल दिखाने के लिए। बूढ़ी माँ की ये इच्छा थी कि मैं ताजमहल देखूं, और पुरातत्व विभाग ने जिस तरीके से एक्शन लिया, जो तेजी देखी गई ना, वाकई वो देखने वाली थी। रिपोर्ट आप भी देखिए, क्योंकि जो बूढ़ी माँ थी अब उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है। माँ ने ताजमहल देखने की इच्छा जाहिर की और बेटा माँ की इच्छा पूरी करने के लिए 1000 किलोमीटर दूर चला आया। ये तस्वीरें हैं तो कलयुग की, लेकिन याद सतयुग की दिलाती हैं। गुजरात के कच्छ से एक बेटा अपनी 85 साल की माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने उसे लेकर ताजमहल आ गया। कच्छ से आगरा तक मां को लाने के लिए जुगाड़ तकनीक इस्तेमाल की गई। व्हीलचेयर को स्ट्रेचर में तब्दील कर दिया। मोहम्मद इब्राहिम अपनी पत्नी के साथ मां को ताज का दीदार कराने आ पहुंचा। तस्वीरों में व्हीलचेयर पर लेटी इब्राहिम की मां को भी आप देख सकते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी मोहम्मद इब्राहिम की मदद की और व्हीलचेयर को ताजमहल में चारों तरफ घुमाकर इब्राहिम की मां को ताज का दीदार कराया गया। देखिए जिस तरीके से ये शख्स गुजरात के सोशल मीडिया पर यह अनोखी साइकिल काफी वायरल है। जब चाहे इसे चला लो और अगर साइकिल को कहीं खड़ा करना हो तो चोरी होने का कोई डर ही नहीं है। साइकिल के पार्ट पुर्जे को अलग करके ही साइकिल का लॉक तैयार हो जाएगा। इस साइकिल का वीडियो देखकर लोग गजब कमेंट भी कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, माइकल सुरक्षित है लेकिन साइकिल का पहिया चोरी हो सकता है। हवा से बातें करती रेसिंग बाइक जब हादसे का शिकार होती है तो हर किसी की सांसें थम जाती हैं। ऐसा ही एक वीडियो कैद हुआ है। तेज रफ्तार से बेकाबू हुई और ट्रक से रगड़ खाकर उसमें से चिंगारी निकलने लगी। बाइक सवार हवा में उछल गया, रेसिंग ट्रैक पर घिसटता हुआ चला गया, लेकिन इसका हौसला नहीं टूटा। वो दीवार फांदकर दूसरी बाइक लेने दौड़ता हुआ पहुंच गया और फिर से रेस लगाने लगा। ये वीडियो देखकर आपको हंसी आ जाएगी। पानी में फुटबॉल गिरी है और उसे निकालने के लिए शख्स उल्टा लटका है। उसके 3 दोस्त उसे सहारा दे रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद फुटबॉल उसके हाथ लगती है। ये लड़का जैसे ही फुटबॉल पकड़कर उसे उछालता है, तीनों लोग बॉल को पकड़ने के चक्कर में उसका पैर छोड़ देते हैं और ये सीधा पानी में गिर पड़ता है। अमेरिकी न्यूज चैनल के स्टूडियो का ये वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। लाइव न्यूज शो के दौरान एंकर एलिसा कार्लसन बेहोश हो गई। देखिए कैसे एलिसा कार्लसन को जब अंदाजा हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो डेस्क का सहारा लेने लगी, लेकिन चंद सेकंड में ही वो बेहोश हो गई और कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। राहत की बात यह है कि अब एलिसा की तबीयत ठीक है। हैरान करने वाली ये स्टंटबाजी शायद पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। वीडियो में देखिए बीच सड़क पर स्टैंड के सहारे कार खड़ी है और कार के ऊपर एक शख्स खड़ा नजर आ रहा है। तभी तेज रफ्तार ट्रक आता है और स्टैंड पर खड़ी कार को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। कार नीचे सड़क पर गिरती है और शख्स पहले कार पर गिरता है और फिर नीचे सड़क पर आ जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज दिल्ली सरकार का बजट पेश होना था, लेकिन इसमें पेंच फंस गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी नहीं दी है और दिल्ली सरकार से कुछ क्लैरिफिकेशन मांग लिया है। उप राज्यपाल ने कहा कि बजट में सिर्फ 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च का प्रस्ताव है, जो कि पर्याप्त नहीं है।
दिल्ली सरकार 2 साल में प्रचार पर खर्च 2 गुना कर चुकी है। इस पर स्पष्टीकरण दें। आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा? बजट के मुद्दे पर दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आपका कहना है कि बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है। दिल्ली का कुल बजट 78,800 करोड़ का है, जिसमें 22,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे, जबकि विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कल अगर बजट पेश नहीं होता, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, एलजी साहब की नहीं, होम मिनिस्ट्री की नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब आपकी है। इसलिए आपको जवाब देना होगा। आपने जानबूझकर फाइलों को या ऑब्जर्वेशन को क्यों रोका? कि सरकार ने वो बजट बनाया है, सिर्फ एक औपचारिकता है कि केंद्र को उसको अप्रूव करके भेजना होता है और अभी तक नहीं भेजा गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा कभी जो है इतने सालों में नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ये करे। आज दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन अब शायद आज पेश नहीं हो पाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं प्रीति, फ्री बीज वाली राजनीति करने को लेकर, और दिल्ली सरकार अक्सर यही कहती रहती है कि फ्री बिजली, फ्री पानी की जो योजना उन्होंने चला रखी है उससे केंद्र सरकार को हमेशा दिक्कत होती है। देखिए, दरअसल कांग्रेस जो कि हमेशा दिल्ली में फ्री योजनाओं का, जो मुफ्त में योजनाएं दी जाती है, उसका विरोध करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देश के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं कर रही है। देश के बाकी हिस्सों में वो फ्री योजनाओं की वकालत कर रहे हैं। अब कर्नाटक में ही देख लीजिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार वहां पर आती है तो किस तरीके से वो फिर से फ्री जो तमाम योजनाएं हैं उनका ऐलान कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी बात कर ले, कमलनाथ भी यही बात कह रहे हैं, यानी कि वहां पर फ्री सब चलेगा। और इतना ही नहीं, अब योगी आदित्यनाथ ने नई नसीहत दे दी है। क्या है पूरी खबर, बस 1 मिनट में देखिए आप। देश में मुफ्त की राजनीति यानी फ्री बिजली वाली राजनीति चरम पर है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनावी वायदे कर रही है। मुफ्त स्कीमों के जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों सभी के लिए चुनावी वायदे किए। 3,000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1,500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, 2 साल के लिए। कर्नाटका के सब लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने एक मुश्त रकम और बेहद सस्ता रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। 1,500 रुपए चाहिए, बताइए 1,500 रुपए महिला को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। राजस्थान में भी कांग्रेस 500 रुपए वाले गैस सिलेंडर और रक्षाबंधन पर महिलाओं को मोबाइल फोन देने का वायदा कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि समाज को स्वावलंबी बनाना है तो सरकार पर निर्भरता छोड़नी ही होगी। कोई समाज तब तक स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक कि उसकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा रहेगी। जब समाज आगे चलेगा और सरकार उसके पीछे रहेगी तो समाज स्वावलंबी भी होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर भी होगा। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग पर मुंबई में बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल नाना पटोले के विरोध के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई में दरबार लगाया और ये कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हिंद स्वराज का बीज बोने वाले महाराष्ट्र की धरती से ही होगा। और बाबा के समर्थन में कई लोग हैं। उमा भारती ने भी बयान दे दिया है, बाबा का समर्थन किया है। हिंदू राष्ट्र के बहाने यहाँ विपक्ष के कई नेताओं पर जो है निशाना भी साधा गया है। साथ ही साथ बाबा के समर्थन में और भी कौन से हस्तियां आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र के बहाने देखिए राजनीति तो है चरम पर हो रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देश की फिजा गर्म हो गई है। बागेश्वर बाबा ने मुंबई में कहा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है। शिवाजी महाराज ने यहीं हिंदू स्वराज का बीज बोया था। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत भी यहीं से होगी। एक अद्भुत शहर है महाराष्ट्र, संतों की भूमि है, भक्तों की नगरी है। और यूँ मानिए कि महाराष्ट्र हमको अपना लगता है और हम महाराष्ट्र को अपना गौरव मानते हैं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र बनने से लव जिहाद कन्वर्जन रुकेगा। उसके लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारी है, बहुत जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर कहा कि 2/3 लोग चाहेंगे तो संविधान में एक बार और संशोधन हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए लोग तैयार होंगे तो फिर 124-25 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुका है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो सकता है।
वहीं हिंदू राष्ट्र की मांग पर उमा भारती का कहना है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है ही ना, बनाना कहाँ इसको। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता ना तो यहाँ तो आप लोग बचते ही नहीं। फिर ये ना अखिलेश यादव बचते ना ममता बनर्जी बचती, ये सब नमाज पढ़ रहे होते। सिंगर कैलाश खेर ने भी कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है, जो भारत का है वो सनातन का है। हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है अगर देखो तो, क्योंकि जो मन है सबके वो तो भारत की ओर समर्पित है ना। जो भारत का है वो अपने सनातन का है। बाबा का देखिए किस तरीके से विरोध जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है कर रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई के करीब ही बागेश्वर बालाजी मंदिर की नींव भी देखिए किस तरीके से पड़ गई। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने भिवंडी में बागेश्वर बालाजी मंदिर का भूमि पूजन किया और साथ ही कह दिया है कि मुंबई को माधव नगरी बनाकर रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई के भिवंडी में बागेश्वर बालाजी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि राम भक्त का मंदिर भिवंडी में बनेगा तो शहर में बजरंग बली की कृपा बनी रहेगी। ये मंदिर 1 साल में बनकर तैयार होगा। जब भिवंडी में यहाँ भूमि पूजन हुआ, साल भर के अंदर श्री हनुमान जी यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ कीर्तन जब गाया जाएगा तो ये पूरा भिवंडी का क्षेत्र और आप लोग भी धन्य होंगे, लाखों लोगों का यहाँ भला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द महाराष्ट्र में यज्ञ के लिए झंडा गाड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के नाम को बदलने को लेकर लोग गलत बातें फैला रहे हैं। मुंबई माया के पीछे भाग रहा है, हमें इसे माधव नगरी बनाना है, नाम बदलने की बात ही नहीं है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या मलेशिया या ब्रिटेन बनेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भगवान राम से दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए लगातार धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उनके समर्थक भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में राजनीति भी इसको लेकर चरम पर है। दिल्ली की अगर बात करें तो आज सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। संसद में आज राहुल गांधी को बोलने का मौका जो है वो मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में बीजेपी जो बार बार डिमांड कर रही है कि राहुल माफी मांगे, तो आज जोरदार हंगामा यहाँ देखने को मिल सकता है। उधर प्रयागराज शूटआउट की अगर बात करें तो अतीक के करीबियों पर आज भी बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ बड़ी खबरें होंगी देश की, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। हेमंता ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि असम में अगर कोई लड़की 14 साल की उम्र में मां बनी तो उसके पति को 14 साल की जेल होगी। हेमंता ने कहा कि 16 साल से कम उम्र में लड़की से संबंध बनाने पर पॉक्सो एक्ट लगता है और असम में इसे कड़ाई से लागू करेंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा मंथन शुरू हो गया है। आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास पर इसे लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पीएम मोदी गुजरात के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में गांधीनगर से सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। इसके अलावा गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। लंदन में दिए विवादित बयान पर मचे हंगामे के बाद आज राहुल गांधी संसद में सफाई दे सकते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर बयान देने के लिए समय मांगा था और सूत्रों के मुताबिक आज रूल 257 के तहत राहुल गांधी को बोलने का समय दिया जा सकता है। इस बीच संसद में सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक सुबह 10 बजे राज्यसभा चेंबर में होगी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के शूटर्स पर बुलडोजर एक्शन आज भी जारी रहेगा। हत्याकांड में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर के घरों पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इन दोनों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे पहले कल अतीक के शूटर गुलाम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अंग्रेजी के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर गुस्सा हो गए। इस बार मामला बिहार विधानसभा परिषद का है, जहां विधान पार्षदों के नाम के आगे अंग्रेजी में ऑनरेबल और स्पीकिंग टाइम लिखा था। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए और सभापति से कहा कि क्या हिंदी को पूरी तरह से खत्म ही कर दीजिएगा। इससे पहले किसानों के कार्यक्रम में भी नीतीश ने अंग्रेजी बोलने पर किसान को डांट लगाई थी।
तो आज देखिए राहुल गांधी संसद में जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है हंगामा होगा, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि लंदन में राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, तो राहुल माफी मांगे। आज फिर से ये मांग जो है वो उठाई जाएगी। और देखिए अब इस पूरे विवाद पर किस तरीके से लंदन से ही सफाई आई है। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के समर्थन में सफाई दी है, लेकिन वायनाड में एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और संघ पर हमला बोला है, लेकिन इस बार राष्ट्रवाद का पाठ उन्हें मध्य प्रदेश से पढ़ाया गया है। क्या है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे तो हमला फिर बीजेपी पर बोला। आरोप लगाया कि संघ और बीजेपी मिलकर देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। The Democratic Foundation, the Parliament, the Judiciary, a free press, the Election Commission, the bureaucracy, every single institution is under attack. And the truth is, the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. इधर राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने लंदन में राहुल के भाषण पर हो रहे बवाल पर सफाई दी। पित्रोदा ने कहा कि राहुल ने लंदन में देश का नहीं बल्कि देश की सरकार का विरोध किया। जो भी राहुल गांधी ने कहा, और मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा क्योंकि मैं वहां था, वो अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट कहा। इट इज नॉट अगेंस्ट इंडिया। आप समझिए कि विदेश में जाके और गांव में जाके कहा कि हमारी लोकतंत्र बराबर से नहीं चल रही है। ये कमेंट देश के लिए नहीं है, ये कमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। इधर राहुल के हमले का जवाब बीजेपी नेता उमा भारती ने दिया। कह दिया कि राहुल गांधी को राष्ट्रीयता सीखनी है तो कम्युनिस्टों का साथ छोड़कर संघ की शाखा में जाना शुरू करें। और राहुल गांधी को क्या है कि वो कम्युनिस्टों की लोग उनका भाषण लिख देते हैं कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट जो है वो भारतीय एकता को मानते ही नहीं है, अखंड एक भारत को मानते नहीं है ना कम्युनिस्ट। तो इसलिए राहुल गांधी को कम्युनिस्टों की नकल छोड़नी चाहिए, थोड़ा संघ की शाखाओं में आना चाहिए, तो सब समझ में आ जाएगा, उनको ठीक से समझ में आ जाएगा। नेशनलिज्म की स्पिरिट उनकी जग जाएगी जैसे ही वो RSS की शाखाओं में आने लग जाएंगे। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर संसद में हंगामा जारी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार। बिहार विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने माइक संभाला और हमला बोला बीजेपी पर। ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों पर तेजस्वी हमलावर हुए। आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव से पहले डराने की कोशिश की जा रही है और कह डाला कि ना तो उन्हें सीएम बनने में दिलचस्पी है और ना ही नीतीश पीएम बनना चाहते हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बेवजह डराया धमकाया जा रहा है। बिहार बीजेपी पर बोले कि बिना नेता और बिना नीति के बीजेपी खड़ी है। कह डाला कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन सरकार के काम बदस्तूर जारी रहेंगे। दिन भर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना, और रेड बुल पी करके गाली दे, और एनर्जी ड्रिंक पी ले। इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, बीजेपी के पास ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, और ना कोई चेहरा है, ना कोई नेतृत्व है। तो देखिए राजस्थान से लेकर कर्नाटक और केरल तक किस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, लेकिन हमला बोलने के लिए बस मोर्चे अलग अलग खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। और बात प्रीति आपने ईडी की तो ईडी से पूछताछ जो है आज के कविता से दिल्ली में जो है वो हो सकती है, और जाहिर सी बात है बीआरएस सूत्रों का ये भी दावा है कि के कविता की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट का आज बड़ा फैसला भी आ सकता है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की शराब नीति केस में बीआरएस की नेता के कविता से आज फिर पूछताछ होगी। सोमवार को ईडी ने के कविता से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को के कविता के बयानों में
विरोधाभास नजर आ रहा है कि कविता हर बार अपनी बातों को घुमाने फिराने की कोशिश कर रही हैं। मामले के आरोपी अमित अरोड़ा से भी ईडी की टीम ने सोमवार को पूछताछ की। माना जा रहा है कि कविता से अब बाकी आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। इस मामले में कविता की सीए बुच्ची बाबू पहले ही ईडी की गिरफ्त में है और उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी ने 11 मार्च को भी कविता से 9 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाले से अरबिंदो फार्मा का नाम जुड़ा है। कविता का नाम भी अरबिंदो फार्मा से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ाई थी। फिलहाल मनीष सिसोदिया ईडी की हिरासत में हैं। पूरा मामला दिल्ली में नई शराब नीति लाकर 100 करोड़ की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लिकर कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और दिल्ली में वसूले गए पैसों का आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ने में इस्तेमाल किया। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। 849 शराब दुकानें खुली। हर जोन में शराब की 27 दुकानें खोली गईं। सभी दुकानें प्राइवेट हो गईं। दिल्ली सरकार ने राजस्व में 3500 करोड़ बढ़ोतरी का दावा किया। 31 जुलाई 2022 को सरकार ने कैबिनेट नोट में राजस्व में कमी को स्वीकार किया। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने पहले ही दावा कर दिया था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और हुआ कुछ ऐसा ही। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कविता की गिरफ्तारी भी संभव है। इधर अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि ट्रंप भी कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। उधर मॉस्को की अगर बात करें तो वहां पर जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई, जो एक नई स्ट्रैटेजी की तरफ, एक नई रणनीति की तरफ इशारा करती है। और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, क्या कुछ हलचल है, देखिए बस 2 मिनट में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात करीब 4.5 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। पुतिन ने शांति के लिए चीन की पहल का स्वागत किया और कहा कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। युद्ध को लेकर जिनपिंग ने कहा कि चीन की कोशिश युद्ध खत्म कराने की रहेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज गिरफ्तार हो सकते हैं। ये दावा खुद ट्रंप ने ही किया है। ट्रंप ने कहा कि आज न्यूयॉर्क की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत बढ़ाने वाला ये मामला साल 2006 का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ संबंधों को छुपाने के लिए करीब $1.5 लाख की डील की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर दूसरी बार फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल कर संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में मौजूद कुल 262 सदस्यों में से नेपाल के पीएम के समर्थन में 172 वोट पड़े। बता दें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद दहल को बहुमत साबित करना पड़ा। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर सालाना रिपोर्ट जारी हो गई है। 137 देशों की लिस्ट में भारत 125वें पोजीशन पर है। रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है, जबकि अफगानिस्तान की हैप्पीनेस रैंकिंग सबसे नीचे है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को भारत से ऊपर रखा गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी में विपक्षी पार्टियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव में राष्ट्रपति रूटो को गलत तरीके से सत्ता में बैठाया गया है, जिसे लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। और अब बात पंजाब की करते हैं। आपको याद होगा कि जब अमृतपाल थाने पर अटैक कर रहा था, हमला कर रहा था, उसके बाद भी वो स्वर्ण मंदिर समेत पूरे पंजाब में आराम से घूम रहा था, लेकिन उस वक्त पंजाब पुलिस खामोश थी। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पंजाब पुलिस ये कह रही है कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए वो दिन रात एक कर देंगे। बिल्कुल, और धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह दबिश भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो बता रही है कि अमृतपाल जो है वो फरार है। वहीं अमृतपाल के पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि अमृतपाल पुलिस के गिरफ्त में है। इधर पंजाब की बात करें तो वहां इंटरनेट सेवा बंद है पूरी तरीके से, और पुलिस जो है वो हर तरफ दबिश दे रही है अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उसके साथियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने कल सरेंडर कर दिया। कल 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। चाचा से पूछताछ में अमृतपाल के बारे में अहम खुलासा हो सकता है। टोटल 7 लोगों को माननीय अदालत में पेश किया गया था।
और इनका जो 23 तारीख तक का जो रिमांड मिला है, 23 तारीख को दोबारा इनको जो है वो हम माननीय अदालत में पेश करेंगे। अमृतपाल के चाचा समेत वारिस पंजाब दे के 5 लोगों पर NSA लगाया गया है। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद SMS पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसते हुए 75 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। संजम दे नाल जिस सियासी सूझ दे नाल सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इस स्थिति दे नाल नजिठिया, मैं उन्होंने बधाई देना। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर उसके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अमृतपाल के पिता ने नशा मुक्ति केंद्रों में हथियार और फिदाइन बनाए जाने के आरोपों को झूठा करार दिया है। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ। ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अमृतपाल के साथी दलजीत कलसी के अकाउंट में 35 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पता चला है। आरोप है कि इसी पैसे से आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई जा रही थी। अमृतपाल की तलाश दरअसल पुलिस ने सिर्फ पंजाब में कर रही है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच कुछ सिख संगठन जो है वो भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि अमृतपाल जो है वो सिखों को बदनाम कर रहा है। और देखिए, बात तुमने हिंदुस्तान की, लेकिन अगर विदेश की बात करें तो वहां पर भी अमृतपाल के जो समर्थक है लगातार बवाल कर रहे हैं। चाहे अमेरिका की आप बात कर लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, भारतीय दूतावास के बाहर लगातार खालिस्तानी समर्थक बवाल कर रहे हैं। तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए आप। फरार अमृतपाल सिंह को लेकर पूरे पंजाब में अलर्ट है। पंजाब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह के मुताबिक अब तक 114 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। अमृतपाल की मर्सिडीज कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिससे पुलिस को चकमा देकर वो भागा था। ये गाड़ी कहां से आई, किसने इसके लिए पैसा दिया, इसकी भी वो जांच कर रहे हैं। अभी भी इसके ऊपर एक जो स्टिकर है वारिस पंजाब दे का वो लगा हुआ है। आप देखिए, इसमें अमृतपाल की और दीप सिद्धू की जो तस्वीर है वो भी साफ देखी जा सकती है। अमृतपाल पर कार्रवाई के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। संसद के बाहर बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए थे। इससे पहले रविवार को लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, जिसके खिलाफ सिखों ने भारत में ब्रिटिश दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव अमृतपाल के खालिस्तान समर्थकों पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कई ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए हैं। इनमें कनाडा के सरकारी अधिकारियों के अकाउंट भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस हर तरफ अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में जुटी है। जालंधर और अमृतसर से लेकर तमाम शहरों में अलर्ट है। हिमाचल के सीएम ने भी प्रदेश के बाहर से आने वाली गाड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं। आपको उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। विदेशों के सिखों से मैं आग्रह करता हूं, हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है इसमें आप हमारा साथ दें और डट कर उन लोगों का विरोध करें जो एजेंसियों के हाथों में खेलकर भारत का नुकसान या भारत की खिलाफत कर रहे हैं। पंजाब समेत पूरी दुनिया में खालिस्तानी समर्थक किस तरीके से बवाल करने के मूड में, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस को इसके पीछे भी बीजेपी नजर आती है। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि इन खालिस्तानियों को जो है बीजेपी ने ही शय दी है। वहीं PFI पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कांग्रेस गलत ठहरा रही है, यानी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर संसद में जारी घमासान को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एजेंडा चला रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चेतावनी दे डाली कि राहुल गांधी का बाल भी बांका हुआ तो देश जल उठेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि राहुल जी के बाल को भी अगर धक्का लगाया तो देश भड़क उठेगा। कांग्रेस तो रास्ते पे आएगी, देश की जनता भी राहुल जी के समर्थन में रास्ते पे आएगी। तब ये जो अपने आप को शक्तिवान समझने वाली सरकार को भी हिलना शुरू हो जाएगा। इधर लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानियों के हमले को भी कांग्रेस ने बीजेपी के ही कर्मों का फल करार दिया। आरोप लगाया कि किसानों के प्रदर्शन को खालिस्तानी बताकर बीजेपी ने ही खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दी। बीजेपी खुद खालिस्तानी को ताकत दे रही है। किसानों ने आंदोलन किया और बीजेपी का MLA और माजी मंत्री वो कहता है कि वो खालिस्तानी थे। किसानों को अगर खालिस्तानी बोला जा रहा है तो खालिस्तान को ताकत देने का काम बीजेपी कर रही है।
तो खालिस्तानियों की हिम्मत बढ़ते जा रही है और लंदन में जाकर उन्हें अपना तिरंगे को वहां पे उतारा। तो ये बीजेपी की ही करतूतों का परिणाम है। इधर कर्नाटक में घमासान पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राम राज्य नहीं बना पाई बल्कि रावण राज बना दिया। 9 साल में राम राज बनाने वाले रावण राज बना दिया, समाज में दरार पहुंचा दिए। चार्जशीट है पीएफआई पे, उस पे ये सब क्रिएट किया जा रहा है सर, जानबूझ के पॉलिटिक्स किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की। जी हाँ, मुंबई इंडियंस का जीत का रथ जो है वो थम चुका है। यहाँ हम बात कर रहे हैं विमेंस आईपीएल की, और टीम देखिए किस तरीके से प्रीति लगातार हार रही है। जो टीम जीत रही थी सभी चाहते हैं कि जीतती रहे, लेकिन अब टीम लगातार हार रही है। वहीं हम विमेंस बॉक्सर की बात करें, वो भी इंडियन की, तो उनके पंच से जो है पूरी दुनिया किस तरीके से कांप रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बहुत कुछ है स्पोर्ट्स जगत में, सिर्फ 2 मिनट में देखिए आप हर एक खबर। विमेंस प्रीमियर लीग में लगातार 5 मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 109 रन ही बना सकी। दिल्ली की टीम ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यूपी वॉरियर्स ने पहली विमेंस प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुजरात जायंट्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टीम प्लेऑफ में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बनी। मुंबई और दिल्ली पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। लीग की बाकी 2 टीमें बेंगलुरु और गुजरात प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। नीता अंबानी के स्वामित्व वाली मुंबई इंडियंस ने आज अमेरिका में शुरू होने वाली मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क की फ्रेंचाइजी खरीद ली है। इसी के साथ दुनिया भर की लीगों में मुंबई की 5 टीमें हो गई हैं, जिसमें आईपीएल में मुंबई इंडियंस, साउथ अफ्रीका 20 में एमआई केप टाउन, आईएलटी 20 में एमआई एमिरेट्स और डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस खरीदी हैं। टीमें 4 देशों में अलग अलग 5 लीगों में हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की 2 धाकड़ मुक्केबाजों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 75 किलो कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने मैक्सिको की वनेसा ओर्टिज को मात दी और मेडल से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक भी जीता था, तो वहीं 52 किलो कैटेगरी में साक्षी ने कजाकिस्तान की जजीरा ओराबायेवा को मात दी। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव ने सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। वो भस्म आरती में शामिल हुए। माथे पर चंदन व धोती 16 पहने उमेश ने बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। उमेश आईपीएल के 16वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे।